हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। तो देखो, हम पढ़ रहे थे राठौड़ राजवंश के बारे में, हम पढ़ रहे थे, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखो, आज हमारे राठौड़ राजवंश को हम कंप्लीट कर लेंगे। देखो, सबसे पहले राठौड़ों में हमने क्या पढ़ा? तो राठौड़ों की सबसे पहले हमने जो शाखा पढ़ी थी वो पढ़ी थी जोधपुर वाले राठौड़ राजवंश पढ़ा था। जोधपुर वाली शाखा के बाद में हमने बीकानेर के राठौड़ राजवंश के बारे में अध्ययन किया था। अब देखो, राठौड़ों की एक शाखा और है महत्वपूर्ण, जिसके बारे में आज हम जानते हैं, और वो शाखा है आपके सामने किशनगढ़ के राठौड़ राजवंश। तो किशनगढ़ के राठौड़ राजवंश की हम बात करें कि किशनगढ़ के राठौड़ राजवंश की नींव किसने रखी थी और कब रखी थी, ये बात सबसे पहले जानना जरूरी है। तो देखो, किशनगढ़ के राठौड़ राजवंश की जो नींव रखी थी, आपने सुना भी होगा, मैंने बताया भी था आपके, जब बीकानेर पढ़ाया था तब उस समय मैंने ये बताया था कि मोटा राजा उदय सिंह, बीकानेर के एक शासक हुए हैं जिनका नाम है मोटा राजा उदय सिंह, और मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र था जिसका नाम था किशन सिंह। किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में किशनगढ़ में आकर रहने लगा वो, और अपने ही नाम पर किशनगढ़ के राठौड़ राजवंश की क्या रख दी थी? नींव रख दी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से किशनगढ़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन हो जाता है? आपके सामने किशन सिंह हो जाता है। और किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में किशनगढ़ के राठौड़ राजवंश की नींव रखी थी। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्थापना की। सबसे पहले स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी, मैं बात बता चुका हूं आपको, 1609 ईस्वी में हुई थी। कब? 1609 ईस्वी में किशनगढ़ के राठौड़ राजवंश की क्या हुई थी? नींव रखी गई थी, यानी कि इसकी स्थापना हुई थी। यदि हम बात करें कि स्थापना किसने की थी, तो हम जान चुके हैं कि मोटा राजा उदय सिंह का एक पुत्र था। मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम था किशन सिंह। क्या नाम था? किशन सिंह। किशन सिंह ने आपके किशनगढ़ के राठौड़ राजवंश की नींव रखी थी। इसके बाद देखो, हम बात करें कि किशन सिंह ने एक कार्य और क्या किया कि किशनगढ़ के राठौड़ राजवंश की नींव तो रख दी, उसके बाद में इसने यहां पर, कहां पर? किशनगढ़ अजमेर। किशनगढ़ कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है आपके अजमेर में। कहां पर पड़ता है? अजमेर में। किशनगढ़ पड़ता है आपके अजमेर में। और इसने किशनगढ़ दुर्ग की क्या करवाई थी? नींव रखी थी। किशनगढ़ दुर्ग की नींव रखी और किशनगढ़ दुर्ग बनवाया। किसने? महाराजा किशन सिंह ने किशनगढ़ दुर्ग की नींव रखी, और किशनगढ़ दुर्ग किसने बनवाया? तो किशन सिंह ने बनवाया। अब देखो, इनके समकालीन दिल्ली का शासक कौन था? तो इनके समकालीन दिल्ली का शासक था आपके जहांगीर। कौन था? जहांगीर। और जहांगीर ने किशन सिंह को एक उपाधि दी थी, उस उपाधि का नाम था महाराजा। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किशनगढ़ का कौन सा शासक था जिसके पास में महाराजा की उपाधि थी? तो किशनगढ़ के शासक थे किशन सिंह, उनके पास में महाराजा की उपाधि थी। इसके बाद देखो आगे बात करें। अब देखो, इन्होंने 1609 ईस्वी में तो किशनगढ़ के राठौड़ राजवंश की नींव रख दी। अब देखो, थोड़ी सी अलग बात आ जाएगी 1612 ईस्वी की। अब दोनों अलग अलग है। इसने किशनगढ़ के राठौड़ राजवंश की या किशनगढ़ के राठौड़ों की नींव कब रखी है? 1609 ईस्वी में इसने किशनगढ़ के राठौड़ों की नींव रखी है। जबकि किशनगढ़ नगर कब बसाया किशन सिंह ने? तो किशन सिंह ने किशनगढ़ नगर आपके 1612 ईस्वी में बसाया था। किशनगढ़ नगर बसाया था। किशनगढ़ नगर बसाया और अपनी राजधानी किसको बना लिया? तो किशन सिंह ने अपनी राजधानी किशनगढ़ को बना लिया था। तो ये बातें दोनों अलग अलग है कि किशनगढ़ के राठौड़ वंश की नींव तो किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में रख दी थी, जबकि किशनगढ़ शहर की स्थापना 1612 ईस्वी में हुई थी। और अपनी राजधानी किसको बनाया था? इसने किशनगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद देखो, यदि हम बात करें इनकी मृत्यु की, वैसे इनका ज्यादा शासनकाल लंबा नहीं रहा, तो इनकी मृत्यु की बात करें तो जोधपुर के एक शासक थे जिनका नाम था गज सिंह। गज सिंह ने इनकी क्या कर दी थी? मृत्यु कर दी थी। जोधपुर के शासक गज सिंह ने किशन सिंह की क्या कर दी थी? मृत्यु कर दी थी। अब देखो, मृत्यु में वैसे कोई बात नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी छतरी कहां पर बनी हुई है। इनकी छतरी बनेगी तो मृत्यु तो होगी ना, इसलिए हमें मृत्यु भी जानना जरूरी है कि इनकी मृत्यु गज सिंह ने की थी, यानी कि जोधपुर के शासक गज सिंह ने किशन सिंह की मृत्यु की थी। और इनकी छतरी कहां पर बनी हुई है? तो इनकी छतरी बनी हुई है घुंगरा घाटी
अजमेर में। तो किशन सिंह की छतरी घूंगरा घाटी अजमेर में बनी हुई है। घूंगरा घाटी अजमेर। थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है कि किशन सिंह की छतरी कहां पर बनी हुई है। तो किशन सिंह की जो छतरी बनी हुई है वो घूंगरा घाटी अजमेर में बनी हुई है। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं हम। देखो आगे चलते हैं। तो ये थे आपके सामने किशन सिंह। तो किशनगढ़ के राठौड़ राजवंश की नींव किसने रखी है। तो किशनगढ़ के राठौड़ राजवंश की नींव 1609 ईस्वी में किशन सिंह के द्वारा रखी गई। किशन सिंह कौन था। तो मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र कौन था, किशन सिंह था। और किशन सिंह ने यहाँ पर तो नींव रख दी 1609 में इसमें। इसके बाद में 1612 ईस्वी में इसने किशनगढ़ शहर बसाया था। ये दो बातें अलग अलग है, इनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और किशनगढ़ दुर्ग किसने बनाया था, किशन सिंह ने बनवाया था। साथ में इसकी एक बात बकरे कि इनकी छतरी कहाँ पर बनी हुई है। तो किशन सिंह की जो छतरी बनी हुई है वो घूंगरा घाटी अजमेर में बनी हुई है। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको। और आगे हम चलते हैं। किशन सिंह की हमने बात कर ली। अब देखो आगे हम पढ़ते हैं। किशन सिंह के बाद में एक वैसे तो कई महत्वपूर्ण कई शासक आए हैं, यानी किशनगढ़ के राठौड़ राजवंश में 2-3 शासक ही महत्वपूर्ण है आपके सामने। उनकी कुछ बातें आपके इतिहास में जानने के लिए रोचक तथ्य के साथ में पेश होती है। वैसे तो कई शासक है, लेकिन किशन सिंह के बाद में एक महत्वपूर्ण शासक आते हैं जिनका नाम था मान सिंह। क्या नाम था, मान सिंह राठौड़, जिनको आप बोल सकते हो। तो मान सिंह राठौड़ की वैसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपने एक नाम सुना होगा, चारुमती विवाद। आपने नाम सुना होगा चारुमती विवाद। और चारुमती विवाद का संबंध, जो इतिहास में चारुमती विवाद आता है उसका संबंध किसके साथ में है। तो किशनगढ़ के शासक मान सिंह राठौड़ के साथ में है चारुमती विवाद का संबंध। वो किस प्रकार से, देखो हम बात कर लेते हैं। वैसे मैंने बताया है चारुमती विवाद के बारे में, पहले भी मैंने बताया है। देखो मैं बताना चाहूंगा कि किशनगढ़ के शासक कौन थे, आपके मान सिंह राठौड़ थे। और मान सिंह राठौड़ की एक बहन थी, इनकी एक बहन थी जिसका नाम था चारुमती। क्या नाम था, चारुमती। कि किशनगढ़ के शासक मान सिंह राठौड़ की एक बहन थी और बहन का नाम क्या था, चारुमती था। अब देखो चारुमती है, किसकी बहन है, किशन सिंह राठौड़ मान सिंह राठौड़ की बहन है चारुमती। अब देखो चारुमती के साथ में विवाह कौन करना चाहता था, औरंगजेब। चारुमती के साथ में औरंगजेब विवाह करना चाहता था। और ये जो विवाह हुआ था वो तय हो चुका था। किसके साथ में, चारुमती का विवाह औरंगजेब के साथ में तय हो चुका था। ठीक है, जबकि चारुमती औरंगजेब के साथ में शादी नहीं करना चाहती थी। और ये शादी किसके साथ में करना चाहती थी, उस समय मेवाड़ के शासक थे राज सिंह। तो इसने, जब ये रिश्ता तय हो चुका था, शादी फिक्स हो चुकी थी औरंगजेब के साथ में, तो इसने किसको पत्र लिखा, राज सिंह, मेवाड़ वाले शासक राज सिंह को पत्र लिखा कि यदि मैं औरंगजेब के साथ क्या नहीं करना चाहती, शादी नहीं करना चाहती, और यदि आप नहीं आओगे, और मैं शादी किसके साथ करना चाहती हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, यदि आप नहीं आओगे तो औरंगजेब के साथ मैं शादी नहीं करूंगी, मैं क्या कर लूंगी, आत्महत्या कर लूंगी। तो ये पत्र किसके पास में पहुंचा, राज सिंह के पास में ये पत्र पहुंचा। राज सिंह ने शादी को स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया, राज सिंह ने इस पत्र को स्वीकार कर लिया। अब देखो बात ऐसी होती है कि इसका एक सेनापति था, जिसका नाम था रतन सिंह चुंडावत। रतन सिंह चुंडावत। अब देखो औरंगजेब है, जाहिर सी बात है, जब ये किशनगढ़ विवाह करने के लिए जाएगा तो वहां पर औरंगजेब भी आएगा और यहाँ पर ये राज सिंह भी जाएंगे, तो इन दोनों के मध्य युद्ध तो तय है, निश्चित है। तो राज सिंह ने इस विवाह में सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको दे दी, तो राज सिंह ने इस विवाह में सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके रतन सिंह राठौड़ को, रतन सिंह चुंडावत को दे दी, जो कौन थे, राज सिंह के सेनापति थे। कि मैं कहां पर जा रहा हूं, तो कि मैं जा रहा हूं किशनगढ़ किससे विवाह करने के लिए जा रहा हूं, यानी अजमेर। मेवाड़ से मैं कहां पर जा रहा हूं, तो मेवाड़ से मैं जा रहा हूं किशनगढ़ विवाह करने के लिए। विवाह में सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको दे दी गई,
तो विवाह में जो सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी गई वो रतन सिंह चुंडावत को दे दी गई। अब देखो बात ऐसी होती है कि जब ये घटना हो रही है उससे पहले ही रतन सिंह चुंडावत का नया नया विवाह हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो बूंदी के संग्राम सिंह की पुत्री थी जिसका नाम था सलह कंवर। क्या नाम था? सलह कंवर। इसको बोलते हैं हाड़ी रानी। क्या बोलते हैं? हाड़ी रानी। देखो जब ये घटना हुई और ये सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको दे दी गई? तो आपके रतन सिंह चुंडावत को इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी गई औरंगजेब से बचाने के लिए। अब रतन सिंह चुंडावत को सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी गई। अब देखो रतन सिंह चुंडावत का नई नई शादी हुई है और नई नई शादी कहां पर हुई थी? तो बूंदी के संग्राम सिंह की पुत्री थी जिसका नाम था सलह कंवर। सलह कंवर के साथ में नई नई शादी हुई है। अब देखो जब ये युद्ध भूमि में जा रहा था सुरक्षा करने के लिए, राज सिंह के साथ में रतन सिंह चुंडावत जा रहा था, उस समय रतन सिंह चुंडावत ने अपनी पत्नी जिसको बोलते हैं हाड़ी रानी या सलह कंवर से एक निशानी मांगता है। कौन? रतन सिंह चुंडावत निशानी मांगता है और कहता है कि मैं युद्ध में जा रहा हूं, आप मुझे क्या दे दो? आपकी एक ऐसी निशानी दे दो मुझे जिसे देखकर मैं युद्ध भूमि में लड़ सकूं। ठीक है, नई नई शादी हुई है इसलिए इसने कहा है ऐसा कि आपकी कोई मुझे निशानी दे दो ताकि मैं युद्ध भूमि में उसको देखकर लड़ सकूं। तो इसने मन में सोचा कि यदि मैं इसको निशानी दूंगी तो ये उसको देखकर अपना 100% नहीं दे पाएगा, यानी कि युद्ध में पूरा ध्यान नहीं दे पाएगा। तो इसने क्या किया? अंदर गई, यानी कि महल के अंदर जाती है सलह कंवर और इस सलह कंवर ने क्या किया? अपनी गर्दन काट कर किसके सामने पेश कर दी? आपके सलह कंवर ने अपनी गर्दन काट कर रतन सिंह चुंडावत के सामने पेश कर दी। अब देखो ये थी हाड़ी रानी ने अपनी गर्दन काट कर रतन सिंह चुंडावत के सामने पेश कर दी। इसके बाद में ये गर्दन के साथ में युद्ध भूमि में जाता है, वहां पर युद्ध भी होता है। ठीक है, वो बातें आबाद की है। तो देखो ये जो गर्दन काट कर दे दी गई, इस पर एक कवि ने कविता लिखी है और उस कविता का नाम है सेनानी। क्या है? सेनानी। और इसका संक्षिप्त नाम तो क्या है? इनकी छोटा रूप में नाम क्या है? सेनानी है। यदि हम इसके विस्तार के साथ में नाम की बात करें तो इसका नाम है चुंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो छतरानी। सिर काट दे दियो कि चुंडावत मांगी सेनानी सर काट दे दियो छतरानी। ये कविता किसने लिखी है? तो ये कविता लिखी है मेघराज मुकुल ने। ध्यान रखना ये बात इंपॉर्टेंट है कि सेनानी कविता किसने लिखी थी? कि चुंडावत मांगी सेनानी सर काट दे दियो छतरानी। ये कविता किसने लिखी थी? तो ये कविता लिखी थी आपके मेघराज मुकुल ने ये कविता लिखी थी। देखो किशनगढ़ वाले शासक जो मानसिंह राठौड़ है उनकी यही बात एक विशेष है इतिहास में। आगे चलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये चारुमती विवाद था। चारुमती विवाद हुआ किसके मध्य और मृत्यु किसकी हो गई? इसमें आपके रतन सिंह चुंडावत में मारा गया था, बाद में हाड़ी रानी ने अपनी गर्दन काट कर दे दी। ठीक है, तो ये था आपके चारुमती विवाद। चारुमती विवाद हुआ था आपके किशनगढ़ के शासक मान सिंह राठौड़ के समय। उसके बाद देखो एक और शासक आते हैं। मान सिंह राठौड़ के बाद में एक शासक महत्वपूर्ण आते हैं जिनका नाम है सावंत सिंह। क्या नाम था? सावंत सिंह। अब देखो बात ऐसी होती है, इनका एक उपनाम भी आता है, इनको बोलते हैं नागरी दास। क्या बोलते हैं? नागरी दास। अब देखो नागरी दास क्यों बोलते हैं? देखो बात ऐसी आती है कि किशनगढ़ के शासक है सावंत सिंह और सावंत सिंह को बोलते हैं नागरी दास। ये नागरी दास क्यों बोलते हैं ये बात भी जानना जरूरी है। तो देखो इनकी एक प्रेमिका थी, प्रियसी जिसको बोलते हैं, और उसका नाम क्या था? उसका नाम था आपके सावंत सिंह या नागरी दास की एक प्रेमिका थी जिसका नाम था रसिक प्रिया। क्या नाम था? रसिक प्रिया। अब ये क्या करते थे? रसिक प्रिया के से बहुत प्यार करते थे। कौन? सावंत सिंह या नागरी दास रसिक प्रिया से बहुत प्यार करते थे। अब ये रसिक प्रिया की याद में कुछ काव्य लिखते थे। कुछ क्या लिखते थे? काव्य रचना।
यानी कि कुछ गजल वगैरह लिखा करते थे, कुछ शायरियाँ लिखा करते थे, कुछ लाइनें लिखा करते थे, उसको क्या बोलते हैं, काव्य। तो रसिक प्रिया की याद में कुछ लिखा करते थे। अब देखो जिसने इन्होंने कुछ लिखा और नीचे नाम क्या लिख दिया, नागरी दास। स्वयं का नाम नहीं लिखते थे, क्योंकि स्वयं का नाम लिखेंगे तो बदनामी होगी कि एक, अब इसकी प्रेमिका है रसिक प्रिया, वेश्या थी, एक गणिका थी, और इसके प्यार में ये स्वयं का नाम लिखते तो बदनामी तो होगी ना, शहर में राज्य में होगी। तो इसलिए ये क्या नाम लिखते थे अपना, नागरी दास लिखते थे। इस कारण इनको क्या कहते हैं, नागरी दास कहते हैं। कि सावन सिंह का दूसरा नाम क्या है, नागरी दास क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी प्रेमिका थी जिसका नाम था रसिक प्रिया, और रसिक प्रिया की याद में ये क्या लिखते थे, कुछ कविताएं यानी काव्य रचना करते थे। और काव्य रचना किस नाम से करते थे, ये बात महत्वपूर्ण है कि सावन सिंह काव्य रचना किस नाम से करते थे, तो नागरी दास के नाम से एक काव्य रचना करते थे। अब देखो एक बार इन्होंने क्या किया, जो ये रसिक प्रिया है इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था बणी ठणी। क्या नाम था, बणी ठणी। यानी कि रसिक प्रिया का वास्तविक नाम क्या था, इसकी जो प्रेमिका थी रसिक प्रिया, उसका वास्तव में नाम क्या था, तो उसका वास्तव में नाम था आपके बणी ठणी। अब देखो इसके दरबार में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था, एक चित्रकार था जिसका नाम था निहाल चंद। यानी कि इसके दरबार में एक चित्रकार रहा करता था जिसका नाम था मोर ध्वज निहाल चंद। क्या नाम था, मोर ध्वज निहाल चंद। तो मोर ध्वज निहाल चंद किसके दरबार में रह रहा है, ये एक चित्रकार है और यह सावंत सिंह के दरबार में रहता था। अब देखो महत्वपूर्ण बात यह आती है कि जो मोर ध्वज निहाल चंद था उसको सावंत सिंह या नागरीदास ने कहा कि निहाल चंद को ऐसा निहाल कर दे कि मजे हो जाए। तो उसने कहा कि बताओ महाराज क्या करूं, कि तू इसका चित्र बना दे, किसका, इसका चित्र बना दे। और मोर ध्वज या निहाल चंद ने, मोर ध्वज निहाल चंद ने किसका चित्र बनाया था, आपके बणी ठणी का। बणी ठणी का इसने चित्र बनाया था, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं, एक व्यक्ति थे, एक जर्मन इतिहासकार थे। कौन थे, जर्मन इतिहासकार। जर्मन इतिहासकार जिसका नाम था एरिक डिक्सन। एक व्यक्ति है जिसका नाम है जर्मन इतिहासकार एरिक डिक्सन। एरिक डिक्सन ने इसको क्या कहा था, तो एरिक डिक्सन ने इसको कहा था भारत की मोनालिसा, भारत की मोनालिसा। इतिहासकार एरिक डिक्सन ने इसको भारत की मोनालिसा कहा था। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि किशनगढ़ चित्रकला का स्वर्णकाल किसके समय का है, तो किशनगढ़ चित्रकला का जो स्वर्णकाल है वो सावंत सिंह या नागरी दास के समय का ही है। और किशनगढ़ चित्रकला का सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, तो आपके सामने है बणी ठणी। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि बणी ठणी, और बणी ठणी को प्रकाश में लाने का कार्य किसने किया था, तो इस जर्मन इतिहासकार ने लिया था जिसका नाम था एरिक डिक्सन। एरिक डिक्सन ने बणी ठणी को प्रकाश में लाने का कार्य किया था। अब देखो ये प्रकाश में आ गई, लेकिन इस पर डाक टिकट जारी कर दी गई। किस पर, बणी ठणी पर बाद में डाक टिकट जारी कर दी गई, और डाक टिकट जैसे ही जारी की फिर ये और भी प्रकाश में आ गई थी। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि बणी ठणी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बणी ठणी आपके किशनगढ़ की प्रसिद्ध है। कि किशनगढ़ चित्रशैली की क्या प्रसिद्ध है, तो किशनगढ़ चित्रशैली की क्या विशेषता है, तो किशनगढ़ चित्रशैली की विशेषता है आपके सामने बणी ठणी, जिसको क्या बोलते हैं, भारत की मोनालिसा बोलते हैं। और यह प्रथम चित्रकला है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था। यानी कि बणी ठणी क्या थी, एक प्रथम चित्रकला थी जिस पर आपके डाक टिकट जारी किया गया था। अब देखो मोनालिसा की बात आई है तो हम बात करें कि मोनालिसा है कौन। वैसे मोनालिसा वैसे है कौन, तो मोनालिसा एक इटली का प्रसिद्ध चित्र है। इटली का प्रसिद्ध चित्र है, यानी कि विश्व का सबसे सुंदर चित्र कौन सा है, तो विश्व का सबसे सुंदर चित्र आपके सामने है मोनालिसा का। और कहाँ पर है, इटली में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो लियोनार्दो द विंची ने करवाया था। इसको किसने बनाया था, तो इसको बनाया था आपके सामने लियोनार्दो द विंची। लियोनार्दो द विंची ने मोनालिसा का निर्माण करवाया था। यह विश्व सुंदरी है, यानी कि विश्व का सबसे सुंदर चित्र कौन सा है, वह है मोनालिसा। इसी कारण भारत का सबसे सुंदर चित्र कौन सा है, आपके सामने बणी ठणी का है। इस कारण
एरिक डिक्सन, जर्मन इतिहासकार एरिक डिक्सन ने इसको भारत की मोनालिसा कहा था। ठीक है, थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद में देखो सावन सिंह को कृष्ण भक्त हो जाते हैं, कृष्ण जी से प्रेम हो जाता है और ये अपने राजपाट को छोड़कर कहाँ पर चले जाते हैं, बाद में ये वृंदावन चले जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो इसके बाद में शासक बनते हैं आपके पृथ्वी सिंह। सावन सिंह के बाद में महत्वपूर्ण शासक कौन बने थे, पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह की एक ही बात महत्वपूर्ण है, वो यह है कि 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय किशनगढ़ का शासक कौन था, तो 1857 की क्रांति के समय किशनगढ़ का शासक था आपके सामने पृथ्वी सिंह। बस यही बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब पृथ्वी सिंह के बाद में शासक कौन बना, तो पृथ्वी सिंह के बाद में शासक बना था सुमेर सिंह। देखो सुमेर सिंह की भी एक दो बात ही महत्वपूर्ण है कि किशनगढ़ का वह शासक जिसके समय एकीकरण हुआ था, यानी कि राजस्थान के एकीकरण के समय किशनगढ़ का शासक कौन था, तो राजस्थान के एकीकरण के समय किशनगढ़ का शासक था सुमेर सिंह। अभी मैंने ये आपको क्यों बताया है कि एकीकरण के समय शासक था सुमेर सिंह, ये मैंने इसलिए बताया है कि जब एकीकरण होगा, राजस्थान का एकीकरण होगा, राजस्थान का जो दूसरा चरण बनेगा जिसका नाम है पूर्व राजस्थान संघ, क्या नाम था, पूर्व राजस्थान संघ, यानी कि 25 मार्च 1948 25 मार्च 1948 को जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था और उसका जो दूसरा चरण संपन्न हुआ उसमें किसको मिलाया गया था, तो उसमें मिलाया गया था आपके किशनगढ़ को। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान आ जाएगा, किशनगढ़ को जब राजस्थान के एकीकरण में मिलाया गया था, राजस्थान में मिलाया गया था किशनगढ़ को, उस समय किशनगढ़ का शासक कौन था आपके सामने, सुमेर सिंह था। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। साथ में इनकी एक बात और हम करना चाहे तो इनको बोलते हैं आधुनिक साइकिल पोलो का जनक। आधुनिक साइकिल पोलो कि आधुनिक साइकिल पोलो का जनक किसको बोलते हैं, तो राजस्थान में आधुनिक साइकिल पोलो का जनक आपके सामने सुमेर सिंह को बोलते हैं। ठीक है, तो ये अकबर आपके किशनगढ़ के राठौड़ राजवंश खत्म होते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण हलवा किशनगढ़ के राजवंशों में यही था। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट कक्षा किसके बारे में होने वाली, अगली कक्षा में हम बात करने वाले हैं। तो अगली कक्षा में हम बात करेंगे जो हमने अभी जोधपुर वाले शासकों को पढ़ने के बाद में हमने उसके क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। उसके बाद में देखो हमने बीकानेर वाला राजवंश पढ़ लिया है, उसके बाद में किशनगढ़ के राठौड़ हमने पढ़ लिए हैं। तो इन दोनों के में आपके सामने लगभग 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इन दोनों से अब तक 10 से 15 क्वेश्चन ही है ऐसे हैं जो इन दोनों से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो उन जो भी क्वेश्चन है जो पूछे जा चुके हैं अब तक, उनको हम कब करेंगे, तो उनको हम करेंगे कल की कक्षा में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट कक्षा में। ओके, थैंक यू।